द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करता है। जूनियर शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट तैयार हो जाइए। आज का अपना 14वां प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के लिए ये जो रीजनिंग के प्रश्न लिए गए हैं, ये सामान्य ज्ञान के प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न रीजनिंग के आते हैं उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर लिया गया है और ये सारे प्रश्न आपके घटना चक्र की बुक से लिए गए हैं। तो अगर आप लोगों ने सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट 14 नंबर का सॉल्व नहीं किया है तो प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए बिना कोई देर किए हम लोग आज का अपना रीजनिंग का पहला प्रश्न और प्रैक्टिस सेट 14 का टोटल 44 नंबर का प्रश्न स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रश्न हमारे सामने आ चुका है, इसको कुछ थोड़ा सा समझकर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर जो 22 का रिलेशन 55 के साथ दिया गया है वही आपको बनाना है। 48 का रिलेशन यहाँ पर जो संख्या होगी उसके साथ बनाना है। तो अगर हम जोड़ने घटाने के नियम से लगाएं तो 22 में अगर हम लोग इतना 33 जोड़ दें तो हमारा 55 प्राप्त होता है। उसी प्रकार अगर हम लोग 48 में 33 जोड़ देंगे तो हमारा 8 3 11 और 4 3 7 81 प्राप्त होगा, जो कि आपके किसी विकल्प में नहीं आ रहा है। यानी कि ये जोड़ने घटाने वाला जो नियम लगा रहे हैं ये पूरी तरह से इस प्रश्न में फेल हो जाएगा। हमें करना क्या है, देखिए अब आपको थोड़ा थोड़ा सा ध्यान से देखिए। यहाँ 22 लिखा है, यहाँ 55 लिखा है। ये किसके पहाड़े में आते हैं? 11 के पहाड़े में आते हैं। यानी कि अगर हम 22 को लिखना चाहें तो 11 गुणे 2, 11 दूनी 22 होता है। अगर हम लोग 55 को लिखना चाहें तो क्या होगा? 11 गुणे 5, यानी एक संख्या है उसका एक बार 2 में गुणा करना है, उसी संख्या के एक बार 5 में गुणा करना है, तो ये दोनों संख्याएं प्राप्त हो जाती हैं। अगर यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर लगाएं तो 48 को अगर हम लिखना चाहें तो 48 को लिखने के लिए 24 गुणे 2 लिखना पड़ेगा। पहली बार 24 का 2 में गुणा किया, पहली बार यहाँ पर 11 का 2 में गुणा किया था और यहाँ 48 बनाने के लिए एक संख्या 24 है, 24 का आपने 2 में गुणा की। अब अगली संख्या बनाने के लिए 24 का आपको 5 में गुणा करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर 11 का 5 में था, यहाँ पर 24 का 5 में गुणा करेंगे तो कितना आता है? 120 आता है। क्या 120 आपके विकल्प में है? हाँ, ऑप्शन नंबर डी में है। तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट लगाया उस कॉन्सेप्ट से हमारा विकल्प मिल रहा है, 120 हमें प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर इस 44 नंबर के प्रश्न के लिए बिल्कुल सही रहेगा। क्लियर? और अगर इसको आप चाहें तो और भी किसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको इसके और भी कोई तरीका सॉल्व करने का मिलता है तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 45 नंबर के प्रश्न पर। 45 नंबर का प्रश्न जो कि ABCD का प्रश्न है, इसको हम लोग करने से पहले आपको बार बार बताया जा चुका है कि आप लोग क्या करिएगा, रफ कॉपी पर ABCD लिख लीजिएगा। बढ़ते हुए क्रम में A से नंबर डाल लीजिएगा, घटते हुए क्रम में Z से आप नंबर डाल लीजिएगा। करना क्या है, ये करना है। परीक्षा में क्या करना, अभी तो आप घर पे बैठे हैं, रफ कॉपी लेकर बैठे हैं। परीक्षा में क्या करना है, जो रफ सीट मिलती है 5 से 10 मिनट के पहले आपको रफ सीट दे दी जाती है, तो उसी रफ सीट पर ये पूरा कार्यक्रम आपको कर लेना है। ठीक है, जब एग्जाम स्टार्ट हो जाए तब ये सब काम नहीं करना, इतना लिख के पहले से ही तैयार रखना है। उससे फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि आपकी परीक्षा में 2-4 मिनट आपके बच जाएंगे। ठीक है, चलिए 45 नंबर का प्रश्न अब हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। एक विशिष्ट कोड में मैग्नेट, पहले हम लोग लिख लेते हैं MAG और NE और T। मैग्नेट को क्या लिखा जाता है? WHQ और JD देन P, ये लिखा जाता है। तो अब इस शब्द से ये कैसे बनाया गया है यही हमें थोड़ा सोचना है। उसके बाद हम लोग इसको क्या बनाएंगे वो बाद में दिमाग लगाएंगे। तो पहले देखते हैं मैग्नेट से ये कैसे बनाया गया होगा। अब यहाँ पर आपका ABCD लिखा गया है, देखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। M से अगर W जाए तो M यहाँ पर है, ये पहला शब्द M और इसका पहला शब्द W, तो ये W बहुत दूर है। लेकिन M से अगर हम लोग P थोड़ा तिरछा देखने की कोशिश करें, यानी M से इस P को देखने की, इसका पहला और इसका आखिरी, तो M से अगर P जाना है हमें तो एक M यहाँ पर का कहाँ पर है? यहाँ पर है, 1 2 3, यानी कि +3 जाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम तिरछा देखें तो हमारा विकल्प बहुत जल्दी मिल रहा है। यहाँ A को तिरछा D से मिलाइए, यानी पहला आखिरी, दूसरा पीछे से दूसरा, तो भी आपका +3 है, क्योंकि A से D देखिए, A कहाँ पर है? यहाँ पर है, D कहाँ पर है? यहाँ पर है। 3 संख्या आगे है, 3 अंक आगे है। उसी प्रकार G को J से मिलाएं, G कहाँ है? यहाँ पर है। J कहाँ है? यहाँ पर, ये भी +3 आगे है। तो कुल मिला के एक नियम आपको समझ में आ रहा है कि हमें तिरछा मिलाना है और 3-3 आगे बढ़ते जाना है। क्लियर? ये नियम आपको समझ में आ गया। अब यही काम यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए, FRAU और DOS। ठीक है, तो इसका जो होगा वो यहाँ लिखना है,
एफ के 3 आगे बढ़ेंगे और यहाँ पीछे लिखेंगे। तो एफ कहाँ पर है भैया? एफ आपका यहाँ पहली लाइन में दिया गया है, ये वाला है एफ। इसके 3 आगे बढ़िए, 1 2 3, क्या मिलेगा आपको? आई मिलेगा। आई आप पीछे लिखेंगे, ठीक है। अब चाहे तो आप विकल्प को भी ध्यान से देखते रहिए, आंसर निकालने में ही मत व्यस्त हो जाइए, विकल्पों को भी ध्यान में देखिए। तो विकल्प को आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका ए बी सी डी 4 विकल्प हैं और चारों में पीछे आई सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाता है। इस पूरे प्रश्न को अभी हमने सॉल्व नहीं किया है, लेकिन हमें विकल्प कौन सा सही है ये हमें मिल चुका है। आप चाहें तो एक और निकाल ले सकते हैं। आर का जो होगा वो यहाँ पर लिखेंगे, आर के +3 आगे जो होगा वो यहाँ पर लिखेंगे। तो आर कहाँ पर है? आर आपका यहाँ पर है। इसके 3 आगे कौन है? 1 2 3, यू है, ठीक है। तो यू कहाँ लिखेंगे? पीछे लिखेंगे, यानी पीछे से। अभी हम पीछे से लिखना स्टार्ट कर रहे हैं, देखिए पीछे से लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। तो पीछे से आई यू आपके विकल्प में रहेगा और पीछे से आई यू सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में है। इस प्रकार आप ऑप्शन नंबर बी पर टिक लगा के आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे समझाने का मतलब यही है कि इस प्रश्न को तो आप सभी लोग सॉल्व कर लेंगे, लेकिन थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करिए। पूरा आंसर लिखने की जरूरत नहीं है। जब आपको विकल्प दिखने लगे तो आप तुरंत टिक लगा के उसको आगे बढ़ जाइए। इसमें क्या क्रम चल रहा है यही हमें समझना होता है। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 45 नंबर के प्रश्न पर। इसमें भी आपको विषम अक्षर चुनना है। तो ए बी सी डी का प्रश्न है, यानी कि ए बी सी डी लिखना पड़ेगा। उसको हमने पहले से ही लिख के यहाँ पर तैयार कर रखा है। थोड़ा सा इसमें समझने की कोशिश करिए कि क्या होने वाला है। पहला इसका विकल्प है, इसमें कौन सा विषम है ये हमें चुनना है। तो पहला अक्षर इसका आई है, फिर के है, इसका पी है, एन है, यहाँ बी डी और यहाँ एस यू। तो अगर हम आई से के पर जाना चाहें तो कैसे जाएंगे जरा देखते हैं। आई कहाँ है आपका? यहाँ पर है। के कहाँ है आपका? यहाँ पर है। यानी कि 2 हमें आगे जाना पड़ेगा, 1 2 2 अक्षर +2 आगे जाना पड़ेगा। अगर हम पी से एन जाना चाहें, पी से एन जाना चाहें तो पी कहाँ है आपका भैया? यहाँ पर है। एन कहाँ है? देखिए पीछे है एन। एन कहाँ है? पी से पीछे है। तो पी से एन के पास जाना पड़ेगा तो पीछे से 2 जाना पड़ेगा। पी के पीछे ओ जाना पड़ेगा, ओ के पीछे एन है तो पीछे 2 जाना पड़ेगा। अगर हम लोग बी से डी जाएं तो बी से डी जाने के लिए हमें आगे 2 जाना पड़ेगा। अगर हम लोग एस से यू जाएं, एस कहाँ है आपका? यहाँ है। यू कहाँ है? यहाँ पर है। तो हमें आगे 2 जाना पड़ेगा। यानी कि आप विकल्प अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो ए सी और डी विकल्प है उसमें पहले अक्षर से दूसरे अक्षर पर जाने के लिए हमें आगे जाना पड़ेगा। लेकिन ये जो विकल्प बी है, दूसरा वाला विकल्प, इसमें पहले अक्षर से दूसरे अक्षर पर जाने के लिए हमें पीछे जाना पड़ेगा। इस प्रकार ये विकल्प बी ही विषम है, यानी कि यही हमारा आंसर है। तो 46 नंबर में ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही रहेगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं 47 नंबर के प्रश्न पर। इसमें सभी लोग थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करिए। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही खतरनाक प्रश्न है आपके जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए। अगर आप लोग एसएससी या यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं तो इस प्रश्न को आसानी से कर सकते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट सिर्फ जूनियर शिक्षक भर्ती की ही तैयारी कर रहे हैं उन लोगों का मैथ और रीजनिंग उम्मीद है मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, तो उनके लिए खतरनाक ही प्रश्न है। थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करिए इसमें क्या करना है। हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये भी एबीसीडी का प्रश्न है, तो एबीसीडी हमें लिखना है। हमने यहाँ पर लिख के तैयार रख लिया है। ये थोड़ा सा यहाँ पर नीचे कट रहा है, उसको आप समझ लीजिएगा, इतना तो समझ जाएंगे। ट्राइंगल को ये चीज़ लिखा गया है, ठीक है। तो इस ट्राइंगल को ये शब्द लिखा जाता है, तो कंप्यूटर को क्या लिखा जाएगा यही हमें बताना है। यहाँ पर हमें ट्राइंगल लिखना है, तो चलिए लिखते हैं TRIANGL और फिर ई, ट्राइंगल। और इससे क्या बनाया गया है? SUB और फिर JH फिर OF और M बनाया गया। ठीक है, दिमाग लगाने की कोशिश करिए। अगर हम पहला शब्द पहले से बनाएंगे, T से S बनाएंगे, तो भैया T तो यहाँ है, S यहाँ है, तो जस्ट पीछे है, यानी कि -1 का मामला चल रहा है। अगर हम लोग R से U बनाएंगे तो R यहाँ है और U यहाँ है, तो ये +3 मामला चल रहा है, तो ये कोई सीरीज बन नहीं रही है। अगर I से B बनाएंगे तो I आपका कहाँ पर है? I यहाँ है, B यहाँ पर है, तो कोई यानी कि ये कोई क्रम बन नहीं रहा है। अगर तिरछा देखने की कोशिश करें, ये T है और ये आखिरी वाला M है, T से M पे जाएं तो T यहाँ है, M आपका यहाँ पर है, तो ये आपको बहुत पीछे जाना पड़ेगा। तो यानी कि ना तिरछे में और ना सीधे में कोई क्रम यहाँ पर नहीं बन रहा है। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए यहाँ पर क्या हम बना सकते हैं।
तो क्या बनाने के लिए पहले पेन का कलर चेंज करना पड़ेगा, इसको डिटेल में समझाने के लिए। यहाँ पर क्या किया गया है, ये दो दो के जोड़े लिए गए हैं, ये दो दो के जोड़े लिए गए हैं, ठीक है, ये भैया दो दो के जोड़े लिए गए हैं। और फिर यहाँ पर तिरछा बनाया गया है, ठीक है, टी से यू बनाया गया है। टी से यू देखिए जस्ट आगे आपका +1 है, यानी कि एक आगे बढ़ना है, लेकिन तिरछे में दो दो का जोड़ा बनाकर तिरछे में बनना है। आर से एस, आर यहाँ है, एस यहाँ है। इसी प्रकार आई से जे, फिर ए से बी, जस्ट आगे एन से ओ, जी से एच, एल से एम, ई से एफ। तो आगे तो बढ़ना है, लेकिन दो दो का जोड़ा बनाकर तिरछे में आगे बढ़ना है। ये चीज हमें समझ में आ गई। अब हम लोग कंप्यूटर को इसी प्रकार लिख सकते हैं, COMPUTER, ठीक है। अब यहाँ पर पहले दो दो का जोड़ा बना लीजिए, ये दो दो का हमने जोड़ा बना लिया। अब तिरछे क्रम में आगे बढ़ लीजिए। तो ओ के आगे आपको बढ़ाना है। ओ के आगे क्या आता है भैया, ओ के आगे कहाँ लेके चलिए, यहीं लिख देते हैं, पी आता है। और सी के आगे क्या आता है, डी आता है। तो यानी कि पी, अब यहां पर क्या करिएगा कि सिर्फ एक मिनट का समय दीजिए, पानी पीना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, गले में खराश हो जाती है। हाँ, तो अब आगे बढ़ते हैं। तिरछे क्रम में सी के आगे डी, ओ के आगे आपने पी लिखा। अब यहाँ पर ऐसा मत करिएगा कि सिर्फ आंसर ही लिखते जाइएगा, थोड़ा विकल्प को भी देखते रहिए, हो सकता है आपका विकल्प मिल गया हो। देखिए पी डी हमारा स्टार्टिंग में ऑप्शन नंबर ए में है, पी डी ऑप्शन नंबर डी में है। इस प्रकार अभी हमें आंसर नहीं मिला है, तो एक और लिख लेते हैं। पी, यहाँ पी है, पी के तिरछे में आगे एक क्या होगा, पी के तिरछे में लिखना है और एक लिखना है, तो क्या होता है क्यू। तो पी डी क्यू स्टार्टिंग में होना चाहिए। तो पी डी क्यू कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी हमारा स्टार्टिंग में देखिए पी डी क्यू आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। पूरा आंसर आपको लिखने की यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है। तो ठीक है, आप निकालना चाहें तो पूरा आंसर भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर विकल्प मिल चुका है। आपको परीक्षा में यही करना है कि जैसे ही आपको विकल्प दिखने लगे उस पर टिक लगाइए और आगे बढ़ जाइए। समय बचाना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। जब आपका समय बचा रहेगा तो 2, 4, 5 प्रश्न ऐसे मिलेंगे आपको परीक्षा में जो आपको डिस्टर्ब कर रहे होंगे, जिसको सॉल्व करने में आपको ज़्यादा समय की जरूरत होती है। तो जब इस प्रकार के प्रश्नों में अपना समय बचाए रहेंगे तो उन कठिन प्रश्नों में अपना समय आप दे सकते हैं। तो उम्मीद है ये 47 नंबर का प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 48 नंबर के प्रश्न पर। कैलेंडर का बहुत ही अच्छा सवाल है और इस प्रकार के सवाल हम लोग बहुत बार लगा चुके हैं, ठीक है। तो सवाल को पहले पढ़ते हैं। आयुष का जन्मदिन सोमवार की 22 तारीख को है, सोमवार दिन है, 22 मई है, ठीक है। यदि नीरो का जन्म 30 अक्टूबर को हो तो नीरो का जन्मदिन कब है भैया, नीरो का जन्मदिन 30 अक्टूबर को हो तो उसी वर्ष नीरो का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन होगा। यानी कि आपको सीधा सीधा बताना है कि अगर 22 मई को सोमवार है तो 30 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा, ये आपको सीधा सीधा बताना है, क्लियर। तो अब हमें इसको सॉल्व करना है। 22 मई से स्टार्ट करना है और कहाँ तक जाना है, 30 अक्टूबर तक जाना है। बीच में हमें कुल कितने दिन मिलेंगे यही हमें देखना है। तो मई से स्टार्ट, पहले हम महीनों के नाम लिख लेते हैं। पहले हमें मई मिलेगा, मई के आगे क्या मिलेगा, जून, और फिर मिलेगा जुलाई, और फिर यहाँ पर अगस्त, ठीक है। उसके बाद सितंबर, और सितंबर के बाद आपको अक्टूबर तक जाना है। तो महीनों के नाम हमने यहाँ पर लिख लिए। अब स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो 22 तारीख होती है, 22 जो तारीख होती है उस 22 को नहीं लेते हैं, लेकिन इस आखिरी वाली तारीख 30 को हम लेते हैं कैलेंडर का प्रश्न सॉल्व करते समय। तो मई में टोटल कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। अगर हम लोग उसमें 22 घटा देंगे तो कितना दिन बचेगा, 9 दिन बचेगा। तो मई में हमें कितने दिन मिलेंगे, 9 दिन मिलेंगे। मई के आगे जून आएगा, जून में कितना दिन मिलेगा, 30 दिन। जुलाई में 31, अगस्त में कितना मिलेगा भैया, 31। पूरा सितंबर कितने दिन महीने का होता है, 30 दिन का होता है, ठीक है। और अक्टूबर में हमें कहाँ तक जाना है, अक्टूबर में जहाँ तक जाना है वहीं तक लिखना है। अक्टूबर में कहाँ तक जाना है, 30 तारीख तक जाना है। अब इतने टोटल हमें दिन मिलेंगे हैं। अब इसको क्या करना है भैया, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब आपको क्या करना है कि इन सबको जोड़ दीजिए, इन सबको जोड़ दीजिए। और क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं इसलिए 7 से भाग कर दीजिए। तो जो शेष आता है, जो शेष आएगा, हमें सिर्फ उससे मतलब होता है।
पहला तरीका ये है, लेकिन दूसरा तरीका हम लगाते हैं यहाँ पर क्योंकि दूसरा तरीका हमें ज़्यादा आसान लगता है। पहला तरीका आपको बता दिया, इन सबको जोड़ के 7 से भाग करना है, जो शेष आएगा हमें उस शेष से मतलब है। लेकिन शेष निकालने का दूसरा तरीका भी होता है। क्या करिए, 7 का भाग आप पहले से ही दे दीजिए सभी में, और जो शेष बचेगा बस उसको लिखते जाइए। जैसे कि 7 का भाग 9 में देंगे, 7 एकम 7, 7 बार जाएगा, शेष बचेगा 2। 7 का भाग 30 में देंगे, 7 चौक 28, मतलब 28 बार तो पूरा पूरा चढ़ जाएगा, शेष बचेगा आपका 2। और 7 का भाग 31 में देंगे, 7 चौक 28, 28 बार तो पूरा पूरा जाएगा, बचेगा 3। तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर आपका कितना 2। आप क्या करिए, फिर ये छोटी, देखिए बड़ी संख्या से छोटी संख्या हो गई। अब फिर वही काम करना है, इन छोटी संख्या को जोड़ लीजिए और जोड़कर जो शेष आएगा हमें, जोड़कर जो आएगा उसमें 7 का भाग दे दीजिए। तो जो शेष बचेगा हमें उससे मतलब है, ठीक है। अथवा एक दूसरा तरीका होता है शेष निकालने का। आप क्या करिए, इनको जोड़िए और जब 7 मिल जाए तो उसको क्रॉस कर दीजिए। जैसे कि 4 3 7, ये आपका कितना 3 2 5 और 5 2 7, तो कुल मिला के शेष कितना बचा आपका 0। हमने क्या किया है, इन सबको जोड़ा है, जहां 7 मिल जाएगा उसको काट देंगे, काटने का मतलब उसको 0 कर देंगे। तो 4 3 7 यहाँ किया, 4 3 7 यहाँ किया, यानी कुल मिला के 0, कुछ शेष आपका नहीं आया। अगर आप पहले वाली लाइन को जोड़कर 7 का भाग करेंगे तब भी आपका शेष नहीं आएगा, यानी कि शेष कितना रहेगा हमारा 0 ही रहेगा। तो शेष निकालने के 2 तरीका है, पहले स्टार्टिंग में जोड़ दीजिए, 7 का भाग कर दीजिए, अथवा यहाँ पर इस प्रकार जैसे हमने कैंसिल आउट किया है उस प्रकार से कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। अब आंसर कैसे निकाल लेंगे, आंसर ऐसे निकाल लेंगे कि हमारा कौन सा दिन था, सोमवार था, सोमवार था, ठीक है। तो हमारा जितना शेष रहता है उतना हम आगे बढ़ के आंसर निकालते हैं। तो सोमवार शेष हमारा 0 है, तो यानी कि सोमवार के हमें आगे नहीं बढ़ना है, तो यानी कि हमारा सोमवार ही आंसर होगा। अगर हमारा शेष यहाँ पर 1 आता तो सोमवार के 1 दिन आगे बढ़ते मंगलवार आंसर होता। अगर यहाँ शेष 2 रहता तो सोमवार के 2 दिन आगे बढ़ते बुधवार हमारा आंसर होता है। लेकिन शेष हमारा 0 है, यानी कि हमें आगे बढ़ना ही नहीं है। सोमवार जहाँ हमने स्टार्ट किया था वही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही रहेगा। तो उम्मीद है ये जो प्रश्न है ये क्लियर हो गया होगा आप सभी लोगों को, कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आप कोई प्रश्न पूछना चाहें तो कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं, उसका आंसर आपको दे दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के अपने आखिरी प्रश्न 49 नंबर के प्रश्न पर। कथन निष्कर्ष का बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। कथन में दिया गया है बीमार लोगों को दवा की जरूरत होती है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट शब्द लाइन, मतलब इस लाइन में जो इंपॉर्टेंट शब्द होते हैं उसको अंडरलाइन कर लीजिए। पहला इंपॉर्टेंट शब्द है बीमार लोग, दूसरा इंपॉर्टेंट शब्द है दवा, और तीसरा इंपॉर्टेंट शब्द है जरूरत। अब निष्कर्ष को ध्यान से पढ़िए। स्वस्थ लोगों को दवा की जरूरत होती है। देखिए कथन में स्वस्थ लोगों के बारे में कुछ नहीं बताया गया है कि उन्हें दवा की जरूरत है नहीं है, इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया है। इस प्रकार निष्कर्ष पहला पूरी तरीके से गलत है। आगे बढ़ते हैं। लोग अपने घरों में दवा रखते हैं, तो लोग अपने घरों में दवा रखते हैं नहीं रखते हैं, इसका कथन से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कथन में बीमार लोगों के बारे में बताया गया है, उन्हें दवा की जरूरत होती है इसके बारे में बताया गया है। लोग अपने घरों में क्या करते हैं उसके बारे में नहीं बताया गया है। तो पहला और दूसरा दोनों तरह से निष्कर्ष जो हैं वो कथन के हिसाब से हमारे फेल हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही रहेगा। ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष सेकंड निकलता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आपका आंसर होगा। तो आज के प्रैक्टिस सेट जो कि हमने जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए यहाँ पर सॉल्व किया है, ये हमारा आखिरी प्रश्न था। अगर आपके कोई मित्र भी जूनियर शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और इसी प्रकार के प्रश्न आपके सुपर टैट में भी आएंगे, तो सुपर टैट में भी अगर आपके कोई मित्र तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें भी यह वीडियो लेक्चर आप शेयर कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल अभी बहुत ही छोटा है, आप सभी लोगों के सपोर्ट की जरूरत है। इसे सपोर्ट करिए, आगे बढ़ाइए, हम लोग भी धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले प्रैक्टिस सेट में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।